राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका आरआर एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमें सबसे पहले ये पता करना है कि मोशन का मतलब क्या होता है। आपने ये डेफिनेशन अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। मोशन मतलब मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? मोशन। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। बट अब हम 9th क्लास में आ गए हैं, तो थोड़ा एडवांसमेंट आपकी डेफिनेशन में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। When a body changes its position with respect to stationary object and time is said to be in motion। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विथ कंपैरिजन टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कह सकते हैं। नहीं समझ आया होगा, मुझे पता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये पेड़ था, ट्री। ये कह सकते हैं स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। तो पेड़ आपका स्टेशनरी हो गया। और ये कार, ये मूव कर सकती है, ये मूवेबल है। तो ये कार आपकी मोशन में हो सकती है, बट अभी अपनी जगह पे रुकी पड़ी है। जैसे 6 PM हुआ तो कार अपनी पोजीशन पे थी, बट जैसे ही 6:01 PM हुआ तो कार अपनी पोजीशन से हिल के थोड़ा आगे बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि कार इज इन मोशन, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में ये रेस्ट पे थी, उसके बाद ये आगे बढ़ गई। तो मतलब व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to stationary object is said to be in motion। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मोशन का मतलब खाली ये नहीं होता कि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे मैं बोर्ड के पास खड़ा हूं, बट मैं थोड़ा आगे आ गया, तो आप ये कह सकते हो कि मैं मोशन में हूं। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा दो ऑब्जेक्ट्स को, अपने आप को या जो ऑब्जेक्ट है मोशन में उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। देन हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है। विदाउट कंपेरिजन आप ये पता नहीं लगा सकते। आप जैसे बस में सफर करते हो, तो ऐसी जगह आती है जब बहुत सारे पेड़ होते हैं, मतलब रो बाय रो पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। तो हम इस कंफ्यूजन में होते हैं कि हम चल रहे हैं या पेड़ आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता ही नहीं लग पाता कि एक्चुअल मोशन किसका हो रहा है, ट्रीज का या बस का। ऐसा आपको देखने को मिला होगा। अगर आपने बहुत ध्यान से कभी ऑब्जर्व किया है बस में या ट्रेन में इन चीजों को, तो ऐसा लगता है कि हम अपनी जगह पे हैं, बट पेड़ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं या पेड़ पीछे छूट रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अगर हम कंपेयर करेंगे तब हमको पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा मोशन का क्या मतलब होता है। अब रेस्ट क्या होता है फिर? इसका मतलब बहुत इजी है। ये कार 7 बजे पेड़ के पास खड़ी थी और 7:01 पे भी यहीं खड़ी है। इसका मतलब कार किस पे है? रेस्ट पे। ऐसा नहीं है कि ये मूव नहीं कर सकती, ये मूव कर सकती है, बट ये कुछ टाइम के लिए रुकी पड़ी है। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी? सेम मोशन की डेफिनेशन में आपको क्या लगाना है? व्हेन अ बॉडी डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। जब आपका ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में रुका पड़ा होता है तो वो रेस्ट पे होता है। जैसे मैं अभी मूव नहीं कर रहा हूं तो मैं रेस्ट पे हूं, और अगर मूव करूंगा तो मैं मोशन में आ जाऊंगा। ये कंपैरिजन आपने किससे देख के किया? ये पीछे बोर्ड है, वॉल है, ये सब देख के आपको पता लगा कि मैं मोशन में हूं या नहीं हूं। तो कंपैरिजन इज द मेन सोर्स थ्रू विच वी कुड बी एबल टू नो दैट आर वी इन मोशन और नॉट। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अब आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आएगा मोशन की डेफिनेशन या रेस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। तो आगे के टॉपिक से बढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे का टॉपिक समझते हैं। दो टाइप्स के मोशन हमारे यहाँ पे है। टाइप्स ऑफ मोशन आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या अंतर होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप बस से सफर कर रहे हो। आपकी बस स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स में 100 मीटर कवर करती है, बाकी 10 सेकंड दोबारा होते हैं और आपकी बस 200 मीटर कवर करती है। अगले 10 सेकंड में 300 मीटर। तो आप एक चीज समझ रहे हो, स्टार्टिंग के 10 सेकंड में आपकी बस ने 100 मीटर कवर किया, अगले 10 सेकंड में 200 मीटर कवर किया, अगले 10 सेकंड में 300 मीटर कवर किया। मतलब 10 सेकंड में 100 मीटर, देन 20 सेकंड में 200 मीटर, 30 सेकंड में 300 मीटर। तो सेकंड्स तो ऐड ही होंगे, 10 + 10 20, 20 + 10 30। तो मतलब आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही होगी कि आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। समझ रहे हो आप बात को? आपकी जो बस है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इसलिए आपके टाइम के अनुसार आपका डिस्टेंस भी इक्वल कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? When object travels equal distance within equal interval of time is called uniform motion। जब भी आपको ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा, 10 सेकंड में 100 मीटर, 20 सेकंड में 200 मीटर, 30 सेकंड में 300 मीटर। मतलब आप देखेंगे डिस्टेंस का गैप 100 मीटर आ रहा है।
और ये कांस्टेंट है, मतलब ये बदला नहीं, 100 मीटर ही चेंज हुआ। और यहाँ पे कितना 10 सेकंड का गैप, और ये 10 सेकंड का ही रहा। तो हम कह सकते हैं ये है यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ कैसे बनता है देखिए, नीचे टाइम ले लिया हमने, यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया। डिस्टेंस हमने एक्यूरेट लिया है 100, 200, 300, आप अपने हिसाब से ले सकते हो जैसे आपको लेना है। 10, 20, 30, तो 10 सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट 100 मीटर कवर करता है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 10 सेकंड में 100 मीटर, तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा आपका। नेक्स्ट 20 सेकंड में 200 मीटर, तो देखिए 200 मीटर, और यहाँ से 20 सेकंड। आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे ताकि आपका मेजरमेंट एक्यूरेट आए और आपका ग्राफ अच्छा लगे। तो यहाँ पे आपका पॉइंट बन गया, देखिए ये हो गया आपका वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका 30 सेकंड में 300 मीटर आपका ऑब्जेक्ट कवर करता है, यहाँ से नीचे 30, तो ये आपका तीसरा पॉइंट। तो अब देखिए हमारा जो ग्राफ बना है ये एकदम क्या बना है, स्ट्रेट। क्या बना है, स्ट्रेट। इसको आप कहोगे यूनिफॉर्म ग्राफ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पूरा स्ट्रेट आया है। आपका यूनिफॉर्म ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। तो उम्मीद है आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, बस का ही ले लेते हैं। आपकी बस चली 10 सेकंड में 100 मीटर, देन अगले 10 सेकंड के लिए बस रुक गई क्योंकि ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, ट्रैफिक जैम बहुत था आगे। उसके बाद 10 सेकंड बाद बस दोबारा चलना शुरू हो गई, और अब बस ने कवर किया 150 मीटर। मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस अब कवर हो रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, आपका डिस्टेंस अनइक्वल कवर हो रहा है, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। इसमें क्या हुआ, स्पीड पहले एक रफ्तार पकड़ी, देन ब्रेक लगा, ड्राइवर को रुकना पड़ा, उसके बाद फिर आगे बढ़ना पड़ा, स्पीड स्लो हो गई, तो नॉन यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिली। स्टार्टिंग के 10 सेकंड में 100 मीटर, अगले 20 सेकंड में 100 मीटर, क्योंकि ब्रेक लगा दिया था, अगले 30 सेकंड में 150 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो सेम ही रहता है बट आपका डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसमें वेरिएशन आ जाता है, उसमें चेंज आ जाता है। इस वजह से क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल बन जाता है। इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 100 मीटर कवर किया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। देन अगले 20 सेकंड में भी ऑब्जेक्ट ने 100 मीटर कवर किया, देखिए यहाँ पॉइंट लग जाएगा। और अगले 30 सेकंड में 150 मीटर, मतलब बीच में आएगा, यहाँ हम लगा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, ये इधर इधर देन इधर। देखिए ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, यूनिफॉर्म का ग्राफ स्ट्रेट जाता है और नॉन यूनिफॉर्म का लाइन बाय लाइन टेढ़ा मेढ़ा जाता है। तो ग्राफ देखकर आप समझ जाओगे आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको ग्राफ दे देगा, फिर आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सा मोशन है, तो हमको दिख रहा है ये यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर ऐसे ग्राफ दे दिया, ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ऐसे आपको पेपर में समझना पड़ेगा कि क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है। मुझे उम्मीद है आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो आइए बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है क्वांटिटीज। अभी तक हमने समझा मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। और अब हमको अगला टॉपिक समझना है क्वांटिटीज। आपका मोशन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। अब आप कहोगे मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी। अगर आप बाजार गए, बाजार से आपने आम खरीदे और आपने 10 आम लिए, तो आपके आम खरीदने का मैग्नीट्यूड कितना था, 10। आप मार्केट गए, आपने 2 डजन बनानास लिए, 2 दर्जन केले लिए, तो आपका केले खरीदने का मैग्नीट्यूड क्या था, 2 डजन। मतलब जो भी चीज हम खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी। तो स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड होता है बट वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इसके एग्जाम्पल है मनी, टाइम, मास, डिस्टेंस, और इसका एग्जाम्पल है वेट, वेलोसिटी एंड फोर्स। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसकी 2 जेब है। अब आपने क्या किया, यहां से इसकी जेब में डाले 10 रुपए, 10 रुपीज, और यहां से डाले 5 रुपीज। अब मुझे ये बताओ इसकी जेब में टोटल कितने रुपए हुए दोस्तों, 15 रुपीज।
अब वहीं आपने क्या किया, इस व्यक्ति की पहली पॉकेट में डाले 10 रुपीज, देन दोबारा डाले 5 रुपीज। अब बताओ मनी कितना हुआ, अभी भी 15 रुपए। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप पैसा इस जेब में डालो या इस जेब में डालो, बट आपका पैसा सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि मनी को कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से, आप किसी भी डायरेक्शन में डालो पैसा आपका सेम ही रहेगा। इसी तरीके से मनी इसका एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इसमें खाली मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। टाइम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक व्यक्ति जो है पर्सन ए, वो अपना टाइम 1 घंटा मंदिर में बिताता है, वहीं पर्सन बी जो है वो अपना 1 घंटा गलत जगहों पे बिताता है, पार्क में खेलते वक्त या टाइम पास कर रहा है खाली। तो पर्सन ए जो है आप क्या कहोगे, वो 1 घंटा मंदिर में बिता रहा है और पर्सन बी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है पार्क में खेलकर। तो दोनों को एक ही घंटा लगा, टाइम तो सेम रहा, मैग्नीट्यूड सेम रहा, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा कि एक मंदिर की तरफ गया और दूसरा पार्क की तरफ गया। डायरेक्शन मैटर करी ही नहीं क्योंकि टाइम तो सेम ही लगा है दोनों को। इसलिए टाइम भी किसका एग्जाम्पल है, स्केलर क्वांटिटी का, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल, पॉकेट में पैसे डालना इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से, अपना टाइम स्पेंड करना या तो अच्छी जगह पे या बुरी जगह पे, आप पे डिपेंड करता है। अब वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों कैसे होता है। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बॉक्स है, एक पर्सन जो है इसे फोर्स लगाता है 10 N का, 10 न्यूटन का, आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल 8th क्लास में। फिर दूसरा पर्सन आता है, वो इसमें फोर्स लगाता है 20 N का, एक ने 10 N का फोर्स लगाया, एक ने 20 N का। आपको पता है ना फोर्स न्यूटन में नापा जाता है, फोर्स लगाना, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक पर्सन 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, दूसरा पर्सन 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो नेट फोर्स कितना आया, टोटल फोर्स जो इस बॉक्स में लगाया जा रहा है वो कितना आएगा, 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का फोर्स लगा, ये हमारा पहला केस। अब यहीं पे एक और एग्जांपल देखिए, इस बॉक्स में ये जो पर्सन है ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन से, वहीं दूसरा पर्सन आता है वो इधर से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का। क्या पता है इसको परेशान करना चाह रहा हो, आजकल तो वैसे भी आम बात है। तो ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है और ये यहाँ से, मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब आपका नेट फोर्स क्या निकलेगा, अब आप नेट फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 10 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट होगा आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। तो हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुई तो आपका नेट फोर्स भी चेंज हो गया। यहाँ पे दोनों साथ में फोर्स लगा रहे थे तो नेट फोर्स आया 30, 20 + 10 30 न्यूटन। बट यहाँ पे एक 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा रहा है, एक 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा रहा है, डायरेक्शन चेंज्ड। तो उसकी वजह से आपका क्या हुआ, नेट फोर्स भी चेंज हो गया। नेट फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, इसलिए डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है। ये भी मैटर करता है कि बॉक्स कितना भारी है और ये भी मैटर करता है इस पे फोर्स कौन सी दिशा से लगाया जा रहा है, दोनों साथ में लगा रहे हैं या दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लगा रहे हैं, उससे आपका फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या अंतर होता है। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करता है। फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑल्सो, फोर्स आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे मनी, टाइम, मास, डिस्टेंस ये मैटर नहीं करता डायरेक्शन पे। डिस्टेंस का हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये दो क्वांटिटी समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में अभी तक हमने जितना कवर किया, अगर आपको नहीं समझ आया प्लीज वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ समझ आया और लगा हो कि हमें कुछ सीखने को मिला है तब इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके आगे का टॉपिक हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 1 अभी तक के लिए यहीं पे था, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।